हेलो गाइस, वेलकम बैक महाराजा एजुकेशन वन अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम करवा रहे हैं बेस्ट मॉडल पेपर सीरीज़, जिसका कोड इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोड बी का पार्ट 1 करवाएंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेशन ए है वो फिजिक्स से स्टार्ट होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। इसमें हमें इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऊपरीमुखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। इसमें हमें बताना है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को डैश नहीं करती। तो इसका आ जाएगा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी उच्च होता है। तो इसका आ जाएगा हीरा इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। तो इसमें हमें अभिकथन और कारण को देखना है, क्या दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम बताते हैं। जैसा कि अभिकथन है, अभिकथन में क्या बोल रहा है ये कि वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना है। जैसा ये कथन है, ये कथन बिल्कुल सही कह रहा है। और नेक्स्ट है कारण, विभवांतर की माप एमीटर द्वारा किया जाता है। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि विभवांतर को हम किसके द्वारा मापते हैं, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। तो इसका आ जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। हमें इसमें बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों, आपने सुना होगा कि तारे टिमटिमाते हैं। अब इसमें बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं ग्रह, इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाशों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसलिए इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। इसमें ये बता रहा है कि जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के ये ग्रह कोई है, ये पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। अगर हम इन्हें बिंदु साइज के अनेक प्रकाशों का संग्रह मान भी लेते हैं, तब भी जो हमारी नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है वो कुल परावर्तन का, उसका परावर्तन ही अच्छे से नहीं हो पाता। और नेत्र में जो हमें प्रकाश पड़ता है उसका परावर्तन ना होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता कि ग्रह भी टिमटिमाते हैं। तो आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि इसमें हमें लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति बतानी है। तो सातवां क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 मीटर की दूरी पर रखा है। इस दोष का संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या है। इसमें हमें बता रखा है कि कोई व्यक्ति है, उसको दूर बिंदु नेत्र से मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको क्या
दूर की चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई देती, तो 80 मीटर की दूरी पे है, उसे साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। इससे के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे और इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ये इधर है। सॉरी, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये रहा। इसका आ जाएगा हमारे पास कि एफ़ हमें दे रखा है, एफ़ माइनस में है, क्योंकि हम कभी भी हम प्रतिबिंब को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, लेफ़्ट साइड रखेंगे, तो लेफ़्ट साइड में हमेशा माइनस होगा। तो इसका जहाँ एक्स दूर बिंदु की है, मतलब इससे जहाँ तक दिखता है उसको हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब दिया क्या है, हमारे पास फोकस दिया है, तो हमारे पास लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/f, फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चूँकि क्षमता नकारात्मक है, इसलिए लेंस की प्रकृति जो होगी उत्तल लेंस होगी, क्योंकि हमेशा माइनस में जो लेंस का वो आता है तो वो उत्तल लेंस होता है। ये हमेशा याद रखना कि माइनस में होगा तो उत्तल लेंस होगा और प्लस में होगा तो अवतल लेंस होगा, जो इसका आंसर आ रहा है। ये बात आपको नोट कर लेना, कहीं भी आपको आगे काम देगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी विद्युत परिपथ का व्याख्या आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध, एक 12 ओम का प्रतिरोध और एक पलक कुंजी तथा श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें डायग्राम बनाना है। इसका हमें इसने बोल रखा है कि 2 वोल्ट की कोई बैटरी है, ठीक है। 2 वोल्ट की कितनी बैटरी है? 3 बैटरी है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 वोल्ट की टोटल हमारी बैटरी है और इसने ये दिया है, तो हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। ये चैप्टर नंबर 12 से है ये क्वेश्चन। तो हमारा इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, ये वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर इसने जैसा जैसा दिया है उसको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित कर लेना होगा। फिर ऐसे करके हमें एक कुंजी का भी इस्तेमाल करना होगा। इस तरह हमारी ये डायग्राम बन जाएगा टोटल व्यू। इसमें आपको सबके नाम बता देना, कि नीचे लिख देना कि कितने कितने वो है। जैसे इतने 3 वोल्ट का प्रतिरोध, मतलब 3 प्रतिरोध हमने लगाए हैं, एक बैटरी है, एक कुंजी है। विद्युत धारा की दिशा भी बता देना किधर से किधर जा रही है। इस वीडियो में तो यहाँ से इधर आ रही है, ठीक है। तो आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला इसी में और में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि आप 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करोगे कि आप संयोजन का प्रतिरोध 9 और 4 ओम होगा। मतलब हमें 6 ओम का कोई प्रतिरोध है, ठीक है। इसको हमें किस क्रम में संयोजित करना है कि जो हमारे पास मिलने वाला कुल प्रतिरोध है, एक 9 हो, एक 4 हो। तो इसका है, देखो, इसका इसके हमारे पास श्रेणी क्रम में जो संयोजित करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, RS इजकल टू होता है R1, जो R1 का प्रतिरोध है, प्लस R2 यहाँ पे R3, ठीक है। ये श्रेणी क्रम वाले का फॉर्मूला है। एंड पार्श्वक्रम में जो होता है हमारे पास RP, एक सेकेंड, ये होता है बराबर RP1 और यहाँ पे 1 RP2 प्लस है बीच में साइन, और यहाँ पे 1 RP3, ठीक है। इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों से 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम तथा तीसरे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाना होगा।
तो जैसा कि आपको पता है, दो प्रतिरोधों को इसने पार्श्वक्रम में लगाया, तो दो प्रतिरोधों को जब पार्श्वक्रम में लगाएंगे हम, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ 2 बन गया, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 6 है, तो ये कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आया। अब R ऐसे था, अब ये R की वैल्यू तो 3 आ गई है और एक श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है। यहाँ पे R की वैल्यू हमने 3 निकाली है, 3। अब श्रेणी क्रम में है एक 6, तो +6 करेंगे तो कितना बन गया? ये बन गया 9। एक सेकंड, तो ये बन गया हमारे पास 9। ठीक है, अब इसी को, इसका जो पार्ट 2 है, ये कह रहा है कि 4 ओम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 ओम के प्राप्त करने के लिए हम, इसमें बोल रखा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 4 ओम प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में लगाएंगे और एक को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। तो 2 को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा कि 2 को हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया तो 6 + 6 होता है हमारे पास 12। ठीक है, अब एक को हम पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो यहाँ पे आ गया, यहाँ 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक ही है। अब इसका एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा? 12। यहाँ पे 1 + 2 = में 3 आ गया, 3 और 12। ये काटेंगे तो हम नीचे 4 बचेगा, फिर नीचे जब 4 बचेगा तो 1/4 होगा, 1/4। और यहाँ 1/r था, r के सामने आ रहा है तो r = 4 आ जाएगा। ठीक है, आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार हमारे कुछ इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ओम प्राप्त करने के लिए। और ये 9 ओम प्राप्त करने के लिए हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, 9 ओम प्राप्त करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, कि किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर की ऊर्जा उपभुक्त होती है और 360 वोल्ट की दर उस समय उपभुक्त होती है जब दर निम्न होता है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता है 220 वोल्ट और अधिकतम ताप की स्थिति में विद्युत धारा और प्रतिरोधक का मान परिकलित कीजिए, यानी निकालना है कुल मिला के। इसमें क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन में टोटल हमें बोल रखा है कि जब विद्युत के तापन दर अधिक होता है तब हमें बताना है इसका विद्युत धारा कितना प्रभावित होगा और प्रतिरोध कितना होगा। तो इसने बोल दिया तापन दर अधिक दिया है 840, तो हमारे पास W क्या है? 840 है। ठीक है, और इसने वोल्ट भी दे रखा है 220। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे। पहले वाले फॉर्मूले में लिखेंगे P = VI, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और जो दूसरे में लग जाएगा इससे हम वो निकाल लेंगे, P = VI से हम पावर निकाल लेंगे। सॉरी, P = IR में पावर तो हमें दे रखा है, इससे हम I निकाल लेंगे। और एक लग जाएगा V = IR, ओम्स लॉ में रख के हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे कि कितना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूँ कि कैसे निकालेंगे हम। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि हम जानते हैं कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है P = VI। इसमें हम अगर इसको ऐसा करेंगे, P को हम इधर, I हमें निकालना है तो इस V को इधर ले जाएंगे, P के बट्टे में आ जाएगा।
ठीक है, तो आई निकल जाएगा। और हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ में हमें प्रतिरोध निकालना है, तो V/I = R होता है। ठीक है, तो इसने वही फॉर्मूला यूज़ करेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि निवेश शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला ये होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ये हो जाएगी, जब तापन दर अधिक है, तापन दर अधिक है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, तापन दर पावर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, पावर ये हो जाएगा और वोल्ट ये हो जाएगा, जब जाके हमारा एम्पियर में निकल जाएगा। और इसी प्रकार विद्युत स्त्री का प्रतिरोध जो है, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध अब इसने बोला है कि उच्च दर में निकालना है, तो प्रतिरोध तो दिया है, वोल्ट तो दिया है इसने, और अभी हमने ये निकाला था एमीटर, यानी कि ये निकाला था हमने I = करंट, करंट निकाला था, तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध निकल जाएगा आसानी से। आशा है आप फॉर्मूला पुट करके ये क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 20 यदि 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल लेंस की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बोला गया है, इसमें कोई लंबा बिंब है, अब बिंब है सदैव दर्पण के बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर रखा जाता है। लेफ्ट ओर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी लेंस हो, और इसने फोकस दूरी बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से, और लेंस की प्रकृति कौन सी है, उत्तल लेंस। अब आपको पता होगा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्लस में होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख लंबवत रखी है। अब बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हमें कुल मिला के इसमें लेंस का फॉर्मूला लगाना है, और हमें इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है और स्थिति बतानी है, वो कहाँ बन रहा है, और इसका साइज बताना है और आवर्धन बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। जैसा कि अगर आपको पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते हैं, तो मैं आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ। जो आपको दे रखा है ना, जैसे 20 सेंटीमीटर लंबा बिंब, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से इतनी, मतलब ये सब लिख दो आप उस पेपर में। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लिख दो, तब भी ना आपको ना 2 नंबर या 1 नंबर दे ही देगा एग्जामिनर। जैसे ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, अब पूरा सॉल्व करोगे जब जाके 5 नंबर मिलेगा। अगर इतना भी लिख देते हो ना, तब भी 2 नंबर मिल जाएगा, इतना। ठीक है, अब इसमें देखो इसने क्या क्या लिखा है कि बिंब की ऊंचाई इसने दी थी 2.0 सेंटीमीटर लंबा है, और फोकस दूरी दी थी 10, इसने लिख दिया। अब बिंब दूरी दी थी यानी कि यू इसने क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर। अब बिंब माइनस में होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लेफ़्ट साइड में कोई भी चीज़ होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, फिर इसने दे दिया, इसने फिर लेंस का फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसे निकालना है, लेंस का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, बट इससे क्या निकालना है, इससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो निकालना है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब इसमें प्लस का बनेगा क्योंकि उत्तल लेंस है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके फिर इसके बाद कैलकुलेशन करके निकालोगे तो आपका प्रतिबिंब ये आएगा कि 30 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपको प्लस में, क्योंकि ये दर्पण के उधर बन रहा है राइट साइड में, तो राइट साइड में हमेशा उसकी वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास फिर यहाँ बताना है V का मान धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्राकृतिक केंद्र से दाईं ओर 30 मीटर की दूरी पर बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब है ये, और उल्टा बनता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दर्पण के उस धनात्मक चिन्ह दर्शाता है, तो दर्पण के दाईं ओर बनेगा, और दाईं ओर में इसकी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसमें प्रकृति बतानी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा निकल गया।
अब इसने बोल रखा है कि प्रतिबिंब स्थिति और साइज बताइए। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी यू। एक होता है m इज इक्वल टू, इसमें दिया है ये रहा h डैश एंड h। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, इसमें से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। ठीक है, तो इसने आवर्धन दे दिया और इसमें हम h निकालेंगे, इसकी हाइट, प्रतिबिंब कितना ऊंचा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ इस प्रकार आ जाएगी, क्योंकि एक इसने बिंब की ऊंचाई तो पहले ही दे रखी थी, तो उसमें पुट करके हम ये निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था v इज इक्वल टू यू होता है। v हमारे पास 30 था पॉजिटिव में और u माइनस का था, बट माइनस का साइन ऊपर चला जाता है तो ये कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बिंब की प्रकृति, तो ये वास्तविक है और उल्टा है। और स्थिति कहाँ है, -4, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये, और स्थिति हमें यही बता देंगे, स्थिति तथा साइज ये है और प्रतिबिंब की ऊंचाई स्थिति होगी, और ये यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकाशित केंद्र की दाईं ओर होगा, ये रही इसकी स्थिति। ठीक है, आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बड़ा है ये। मैं फुल व्यू आपको दिखा दूँ क्वेश्चन का कि कितना बड़ा है। यहाँ से ये रहा, यहाँ से शुरू होता है। वैसे ये बहुत वैसा है, खुला खुला लिखा है तो इसलिए वो आपको ज़्यादा ही दिख रहा होगा। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने में मुश्किल ही 5-10 मिनट लगेंगे बस। और इसी के और में हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि किरण आरेख बनाइए जिसका अवतल दर्पण निर्मित छवि की प्रकृति जब वस्तु को सी पर और एफ पी और एफ के बीच रखा जाता है। हमें इसमें अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण के कुछ चयन प्रॉपर्टी हैं वो थे, तो हमें इसमें बताना है कि सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और पी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो इसको आप कंपास और स्केल की सहायता से बनाएंगे। इसमें देखिए जैसे कि इसने यहाँ सी पे रखा है, इधर से मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये फोकस से होके निकलेगी, तो ये, और फिर इसके बाद अगर मुख्य अक्ष से भेजी तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे मिल रही है। ये दोनों बिंदु है वो यहाँ सी पे मिल रही है, अगर इसको मिलाएंगे तो ये सी पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक उल्टा है, और ये बन कहाँ रहा है, ये सी पे ही नीचे कहीं बन रहा है, सी पे ही बनेगा, मतलब सी के नीचे या सी के ऊपर, पर सी पे ही बनेगा। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या है कि पी और एफ के बीच रखा जाए। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा पी इधर है, ठीक है, और एफ इधर है। अब इसके बीच ये वाली दूरी, तो यहाँ से हमने ये भेजी सी से ऐसे सीधी चली जाती है, मेरा ये टेढ़ा हो गया, सी से ऐसे सीधी चली जाती है। और एक हमने किरण भेजी है यहाँ से प्रकाशित केंद्र से, तो ये ऐसे गई। ये देखिए ये कभी भी आपस में जाके नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ये दर्पण के कहीं पीछे मिलेंगी एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या हम मिला रहे हैं, हम अपने आप मिला रहे हैं, ये अपने आप नहीं मिल रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन फिजिक्स का तो ख़त्म हो गया। अब हमारा सेशन बी स्टार्ट होता है। सेशन बी है हमारा केमिस्ट्री का है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अपचयन को रोकता है, मतलब बताना है कौन सा चीज़ अपचयन को रोकता है, नमी या फिर धूल या फिर प्रति ऑक्साइड या ये सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रति ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्लोरोफॉर्म या फिर एसिटिक एसिड या एथेनॉल या मीथेन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग
अपचित के उपचार के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एंटासिड। एंटासिड, ठीक है, एंटासिड आ जाएगा इसका आंसर। उस विलायक का नाम बताइए जिसमें आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मैंने कोड ए करवाया था उसमें यही क्वेश्चन बड़े नंबर में आया था और मैंने वहाँ पे बोला था कि आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसमें ये अघुलनशील होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। आशा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें। आप इसका आंसर कमेंट करके बताना कि इसका क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो फुल देखते हैं, ठीक है। अगर आपका कमेंट गलत होता है तो मैं आपको बता दूंगी, या सही होगा तो अभी भी मैं आपको कमेंट करके राइट आंसर बता दूंगी। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन आप पे है। आशा है मुझे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर देंगे। अगला 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कह रहा है ये? शुष्क कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या नीले रंग का होता है। नहीं, ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि जो शुष्क कॉपर सल्फेट होता है वो वाइट रंग का होता है, ठीक है। एंड कारण क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। ये बात सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि तांबे के विद्युत अपघटनी पृष्करण का नामांकित आरेख बनाइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 16th का आंसर है हमारे पास, ये बनेगा। इसमें हमें क्या किया? हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो हमने जलीय विलयन तैयार किया है, ठीक है, उसमें हम इसका विद्युत अपघटनी करवाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इधर से एनोड पे जो निकलेगा ये माइनस वाला रहेगा और कैथोड पे जो रहेगा वो प्लस वाला जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जो इसके अंदर डस्ट है, यानी डस्ट जो है वो एनोड पंख पे निकल जाएंगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एनोड पंख है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आप सभी को ये नाम कंप्लीट दिखे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कुंजी लगा हुआ है और ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड पे हमेशा माइनस का चार्ज होता है, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है और इसमें हम इसका विद्युत अपघटनी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो अपद्रव्य बचेगा, यानी एनोड पंख पे बचेगा जो वेस्ट पदार्थ होगा, और जो Cu है, Cu प्लस का है तो ये माइनस वाले कैथोड पे चला जाएगा, और SO4 है, SO4 माइनस का था तो यहाँ ये प्लस पे चला जाएगा। तो ऐसा करके आपको डायग्राम बना के आना है पेपर में, और आपको नेम भी मेंशन करने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा नेम मेंशन ना कर पाए तो 4 बहुत है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला है तो कौन सी गैस निकली जाती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। तो मतलब आपको पता है कि जब भी अभिक्रियाशील में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2, ठीक है। अब इसके लिए आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखनी है, तो FeSO4 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, गैस है, ठीक है। ये बनेगा इसका। अब हमें इसने बोला है रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है तो यहाँ तक लिख देंगे, संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, तो हम बता देंगे। देखो, ये रहा 17th का आंसर। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी
और ये वाली अभिक्रिया बनेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक एक नंबर, ये इसको लिख दोगे 1 नंबर और इसको लिख दोगे 1 नंबर, एक एक नंबर का है। इजी क्वेश्चन है। अगला इसी के और में दिया है कि एक मिश्र धातु का नाम बताइए जिसके घटक निम्नलिखित है, इसका उपयोग लिखिए। आप बताना है, एक मिश्र धातु का नाम बताना है। मिश्र धातु कौन सा होता है? स्टेलेंस इस्पात। स्टेलेंस इस्पात जो होता है एक मिश्र धातु है। अब इसके घटक के नाम बताइए, यानी ये किससे मिलकर बना है। ये लोहा, निकल, क्रोमियम का बना होता है और इसका उपयोग लिखे। ये जंग रोधक वस्तु होता है। वस्तु का निर्माण मतलब कि ये जंग रोधक वस्तु का निर्माण करता है। जैसे कि अगर हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हम मिश्र धातु की परत चढ़ा सकते हैं, या फिर तांबे के बर्तन पे भी हम मिश्र धातु की परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर हरी परत ना चढ़े। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। मतलब लिखना है अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण जो है वो इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक ही चीज़ होता है। जैसे FeSO4 है, ये ना टूट जाता है, ये एक ही चीज़ रहेगा, बट इसको अगर उष्मा या हीट उठ देते हैं ना तो ये टूट जाता है कई चीज़ों में, तो उसे ही अपघटन, इसको ना वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन, ठीक है, वियोजन या विलोपन ऐसे ही है, मेरे को अभी नाम ढंग से याद नहीं है, मतलब होता है इसी प्रकार का, उसको भी यही बोलते हैं। तो इसमें इसने देख रखा है FeSO4 को जब हम हीट देते हैं तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर SO2 प्लस SO3 बन जाएगा, सल्फाइड एंड सल्फाइड। ठीक है, और इसमें बोल रखा है CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो बन जाएगा CaO और CO2। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से हमें कोई भी 3 लिखना है। अगर पेपर के टाइम पे आपको 3 कोई से भी 3 याद कर लो, बस याद कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो, चाहे इसका कर लो। वैसे जो मैं करूँगी ना, मेरे को तो सबसे आसान लगता है, एक ये लगता है और एक ये लगता है और एक ये, क्योंकि इसमें देखो H2 है, H2O है, तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और AgCl है, Ag से और Cl से मिलके बना है, और AgBr है तो ये भी Ag और Br2 से बना है। ईजी है ये 3, और ये भी ईजी है। ठीक है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी कर सकते हो आप। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास 29 क्या बोल रखा है, ब्रेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखे। इसमें बता रखा है कि ब्रेकिंग सोडा होता है ना, उसके 3 उपयोग लिखने हैं हमें। तो इसका आंसर यहाँ पे है। इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा को, और ये एंटासिड के रूप में क्षारीय होने के पर पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। कभी कभी पेट में गैस बन जाता है ना, तब भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो गैस कब बनता है, जब अम्ल ज़्यादा हो जाता है पेट में, तो वो ये क्षार प्रकृति का होता है और अम्ल को उदासीन कर देता है, बट थोड़ी मात्रा में करता है, वरना HCl पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। मतलब वो जो आग बुझाने का करते हैं ना, तो वो बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग, कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसी की ओर में है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसा कि आपको पता है विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका यूज़ क्या क्या है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण क्या है, आप ये फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का इसने फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला लिख देंगे CaO
ब्रैकेट में OH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Ca क्लोरीन इज इक्वल टू बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, जैसा भी आपको याद करना है। वैसे ये समीकरण संतुलित ही है, इसे संतुलित करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी कीटोन के पहले 5 सदस्यों के नाम की संरचनाएं लिखी हैं। तो समजातीय श्रेणी है और कीटोन जिसके लास्ट में ओन आता है, ओन। आपने ये पढ़ रखा होगा, ये चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 में हमें बताना है कीटोन। कीटोन का जो पहला होता है वो प्रोपेनोन, ओन आ रहा है, देखो पीछे ओन आ रहा है ना, ओन। ये ब्यूटेनोन ओन आ रहा है, पेंटेनोन ओन आ रहा है, हेक्सोन हेक्सेन ओन आ रहा है। और देखिए और है हमारे पास हेप्टेनोन ओन आ रहा है, पीछे देखो ओन आ रहा है। सब में इसकी पहचान है ना, कीटोन कीटोन ओन ओन, वन याद कर लो, ओन यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका हमें बताना है कि संरचनाएं भी लिखनी है ना, तो संरचनाएं कुछ इस प्रकार बन जाएगा इसका। इसने रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं नहीं पूछी है, इसने ओनली संरचनाएं पूछी है। तो केवल और केवल पेपर में जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखिए। आपको एग्ज़ामिनर 100% फुल नंबर देगा। अगर आप पेपर के क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा के इतना बढ़ा रहे हैं कि वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं बढ़ा के लिखने का। आपको जितना आता है केवल और केवल आप उतना लिख सकते हैं, उसमें ही एग्ज़ामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे सकता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और में ये 5 नंबर का था। 5 नंबर देखो, इतना सा लिखना है, इतने में आपको 5 नंबर मिल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा। इतना सा लिखना होगा, सारे बच्चे खुशी हो जाएंगे बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया की विधि लिखिए, यानी समझाइए। अब हमें साबुन की प्रक्रिया लिखनी है कि विधि लिखनी है, तो इसका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो जैसा कि साबुन की प्रक्रिया ये चैप्टर 4 से ही आ रखा है। देखो दोनों चैप्टर 4 से, इसमें चैप्टर 4 यानी मेन है। चैप्टर 4 में कोई चॉइस नहीं है कि चैप्टर 4 की जगह तुम कट करके कोई और कर सकते हो। तो इसका आंसर है कि अधिकांश मैल जो होते हैं तेलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल परस्पर क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल की संरचनाएं तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि इसका जो ये वाला सिरा है जिस पे N+ है, ये बाहर है, और जो इसका एक सिरा ये वाला सिरा है, ये तेल की बूंद, देखो ये तेल की बूंद है, ठीक है, इस तरफ है। तो हाँ, मतलब कि इसमें ना हम ये लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोल रखा है, किसके बाद बोल रखा है कि इससे पानी में इमल्स बनता है। इस प्रकार साबुन एक मिशेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। टोटल मिला के मैं बताती हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। पहले तो इसने बताया, हमें बता देना है कि अधिकांश मैल जो होते हैं तेलीय प्रकृति के होते हैं और तेल जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। साबुन का आयनिक भाग जो होता है वो साबुन का जो एक भाग होता है वो तेलीय की बूंदों की ओर होता है और एक आयनिक की ओर होता है। मतलब आयनिक भाग जो होता है, देखो यहाँ पे ये आपको ना, ये मैं आपको इसके लिए और छोटा कर देती हूँ। इतना तो आप सभी लिख लोगे, इतना आप सभी लिख लोगे, आशा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसका, यहाँ से ये लिखना,
इस प्रकार मतलब यहाँ से लिखना, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, और लिखना इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल की संरचना तैयार करते हैं। ये पॉइंट जो है ये बाद में लिखना है, ठीक है। पहले आप ये लिखेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो में पूरा बता रही हूँ कि अधिकांश मैल जो होते हैं तेलीय होती है, और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, और जहां अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल की संरचनाएं तैयार करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि इससे पानी में इमल्श बनता है। इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और आप बीच में ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम के आपको 2 नंबर हैं, इस डायग्राम के 2 नंबर, और ये जो पॉइंट आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट और नीचे का जो एक पॉइंट लिखा है इसके 1-1 नंबर हैं। टोटल मिला के आपके 5 नंबर आसानी से